अस्सलाम वालेकुम जी। कम्पैक्ट बैच का लेक्चर नंबर 8 भी हमारा इस हिस्से में हम अपना चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं, नेशनल इनकम। मुबारक हो, अब आप बड़े हो गए। अब माइक्रो ख़त्म, मैक्रो का पोर्शन हमारा शुरू हो गया। अच्छा, 2 चैप्टर हमारे नेशनल इनकम के होंगे। नेशनल इनकम के जो बेसिक डिफरेंस है वो माइक्रो और मैक्रो में, वो तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया। अब इसके बाद ऑनवर्ड जितने भी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे वो मैक्रो के लिए, यानी इकोनॉमी एज अ होल के लिए होंगे। उसमें हम एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी नहीं कर रहे होंगे, जैसे हमने चैप्टर 2 में पहले पढ़ा, उसके बाद 3 में, और उसके बाद हमने 4 में देखा फर्म थ्योरी, एक फर्म क्या करती है, अपने प्राइसिंग डिसीजन कैसे सेट करती है। फिर हमने चैप्टर 1 में भी ऐसे किया कुछ एजेंट्स को, लेकिन उसमें हमने मिलती जुलती बातें की थी। चैप्टर 2, कभी चैप्टर 3, कभी चैप्टर 4, और कुछ बातें ऐसी थी जो मैक्रो लेवल की भी थी। तो अब हम इससे ऑनवर्ड सारी जो बातें होंगी, सारी हमारी डिस्कशन जो होगी वो सोसाइटी एज अ होल के लिए, वो मैक्रो लेवल पे, वो बड़े लेवल पे डिस्कशन होगी सारी। अब जो इसमें हमारा टॉपिक है वो नेशनल इनकम कैलकुलेशन का होगा। हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। इस चैप्टर के बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि आप किसी भी मुल्क का जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओए होए होए, इतने बड़े। चलें, अच्छा सर, एक चीज़ तो रह गई, वो हमारे चैप्टर 1 की डिस्कशन कॉन्सेप्ट चक्कर की, वो लिंक दिया हुआ नीचे, आप उस पर क्लिक करें और वो आप सुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही रूल, सुनने से पहले आपने खुद इसको प्रैक्टिस करना है। आप सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करें, उसके बाद फिर डिस्कशन करें, सुने, डिस्कशन का फ़ायदा होगा। इस चैप्टर का टाइटल नेशनल इनकम है। इसमें क्या स्टडी करेंगे? सबसे पहले हमने स्टडी करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स किसे कहते हैं? मकसद को। मकसद क्या है ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। मैं अगर आसान अल्फाज में लिखूं, आसान भाषा में, तो कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव, गवर्नमेंट के मकसद क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट के मकासद इधर स्टडी करेंगे। देन हमने स्टडी करना है, एक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि इनकम कैसे सर्कुलेट होती है इकोनॉमी में, एक हाथ से दूसरे हाथ में इनकम ट्रांसफर होती है। और बचपन में आपने ऐसे किया होगा कि किसी नोट पे आपने साइन किया होगा और आप इंतजार कर रहे होंगे कब नोट आपके पास वापस आता है, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक वो वापस नोट नहीं आया, वो सर्कुलेट हो रहा है। नेक्स्ट फिर हम जीडीपी सीखेंगे। अभी तक आप सुन रहे थे जीडीपी, और इसको कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन भी सीखेंगे। डिफरेंट इसके मेथड्स हैं, 3 इसके मेथड हैं, 1 बाय 1 उसको भी स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट मेजरमेंट बेसिस ऑफ जीडीपी, और आखिरी जो डिफिकल्टीज एसोसिएटेड है विद कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, वो डिफिकल्टीज हमने देखनी है कि कौन कौन से इसमें मसले हो सकते हैं। कुछ जो है वो मेथड स्पेसिफिक होंगे, इंडिविजुअल एक एक मेथड के साथ भी डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ जनरल मसले होंगे वो इधर डिस्कस हो रहे होंगे। हम कैलकुलेट किया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमने ऐसे काम किया, क्या अहमियत है इसकी, तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज या ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट, 1 बाय 1 इसको स्टडी करेंगे। और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं क्या आप भी एग्री करते हैं कि ये गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नंबर 1 लिखा हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, लफ्ज आपने इकोनॉमिक ग्रोथ तो शायद नहीं, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि पाकिस्तान की माशी हालत खराब है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना सुनते हैं ये अल्फाज, हम रोजाना सुनते हैं पाकिस्तान की माशी हालत, पाकिस्तान की माशी हालात। और माशी हालात किससे कहता है? अगर मैं आपसे पूछूं आज माशी हालात के डेफिनेशन सुने, वो भी करें, लेकिन उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे लिखने लगा हूं, इसको समझे, ये सारा हो गया आपका। माशी हालात, देखिए माशी हालात कहते हैं मींस इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ अ नेशन ओवर टाइम। फिर एक मुश्किल लफ्ज आ गया, जीडीपी, ये एब्रिविएशन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। जीडीपी क्या है? ग्रॉस, इसको अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन करके ऊपर लिख लें प्रोडक्शन। इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन प्रोडक्शन, चीजों की प्रोडक्शन, चीजों की प्रोडक्शन ज्यादा तो इकोनॉमिक ग्रोथ।
अब इकोनॉमिक ग्रोथ के पूरे डेफिनेशन सुने। प्रोडक्शन ज्यादा, बताएं ज्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए आपको? प्रोडक्शन ज्यादा, तो जीडीपी पे ज्यादा लिखा हुआ है। प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए आपको ज्यादा लेबर चाहिए। आपको ज्यादा लेबर चाहिए कि नहीं? आपको ज्यादा लेबर चाहिए होगी। बताएं जब ज्यादा लेबर आप यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, तो मुल्क में एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगी तो अंडरस्टूड है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अच्छा, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो मुझे आप बता सकते हैं लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। लोगों की इनकम बढ़ेगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो मालिक जो है उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा और मजदूर को हायर करेंगे, उनकी भी इनकम बढ़ेगी। अच्छा, जब इनकम बढ़ेगी तो आप मुझे बता सकते हैं पॉवर्टी रेट, पॉवर्टी ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सबकी इनकम बढ़ रही है, बताइए ये लोग खर्च भी करेंगे, तो जब खर्च करेंगे एक चीज और बता दें, बताएं टैक्स जो कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है वो भी क्या होगा? वो भी बढ़ जाएगा। अच्छा, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो अब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ये क्या हो जाएगा? ये हाई हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। अच्छा, ये सारे काम हो रहे हैं, ये सारे काम हो रहे हैं किसकी वजह से? एक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की वजह से। इसको मजीद हम एक्सटेंड कर सकते हैं। पॉवर्टी रेट ज्यादा तो क्राइम रेट बता सकते हैं, सॉरी पॉवर्टी रेट कम तो क्राइम रेट भी कम। इनकम बढ़ रही है ना तो क्राइम रेट भी कम। तो जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी, मुझे बताएं प्रोडक्शन ज्यादा होगी आप क्या करेंगे? चीजें इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे? आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। ये क्या होता है? गवर्नमेंट का टैक्स, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। मुबारक हो, आपने वो पढ़ ली है, आपने वो पढ़ ली है। ये आपने ये नोट करना पड़ेगा, इसके लिए ये आपको समझना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए हमें ज्यादा लेबर चाहिए, ज्यादा लेबर को हायर करेंगे तो मुल्क में एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। लेबर को जब हायर करेंगे तो उनको तनख्वाह पड़ेगा, रिवॉर्ड फॉर फैक्टर प्रोडक्शन, वेजेस, इनकी इनकम बढ़ेगी, इनकी इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी रेट कम, टैक्स ज्यादा, क्राइम रेट कम, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड हाई। प्रोडक्शन ज्यादा, अब हम इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो चलें अब इधर है। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस इंक्रीज इन GDP, increase in production of a nation over time. This will increase the wealth of a country, and standard of living of people. ये भी हाई, लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई। अब बताएं शाबाश, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? यस होना चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट या इसके साथ लिखा है लो अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट या लो अनएम्प्लॉयमेंट। किसी चैप्टर में बताऊंगा कि लो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों लिखा हुआ है। गवर्नमेंट हैज सोशल ऑब्जेक्टिव टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, टू इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा मुझे बताओ, अगर प्रोडक्शन नहीं होगी तो आपके पास रिक्वायर्ड जो स्किल्स है किसी भी लेबर के पास, तो उसकी वो स्किल, तो अगर हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उसके पास जो स्किल्स हैं वो ज़ाया हो रही हैं, तो हमारे अगर स्किल ज़ाया हो रहे हैं तो ये तो नुकसान है ना। एंड इंक्रीज नेशनल आउटपुट एंड टू रिड्यूस क्राइम्स और सोशल सिक्योरिटी पेमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इनके स्किल्स भी वेस्ट ना हो और क्राइम रेट जो है वो भी कम हो। प्राइस स्टेबिलिटी या लो इन्फ्लेशन,
प्राइसेस क्या होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, रिपीट जो है वो फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए प्राइसेस में। गवर्नमेंट इंश्योर देयर इज नो और लो इन्फ्लेशन, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन प्राइसेस एंड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को अंडरलाइन करें और लिखें लोकल करेंसी, एक्सप्रेस लोकल करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सप्रेस फॉरेन करेंसी इन टर्म ऑफ लोकल करेंसी, एक्सप्रेस लोकल करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अच्छा मुझे आप बताएं, प्राइस स्टेबिलिटी, ये प्राइसेस होंगे तब आपको फायदा होगा, तब आप इजी फील करेंगे, या प्राइसेस अगर फ्लक्चुएट हो रही हो। इसकी एग्जांपल सुने और एक्सचेंज रेट की एक एग्जांपल से दोनों समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आपने चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी है। इस वक्त जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपने $100 की चीजें इंपोर्ट की है, उधर से परचेज की है, और इस वक्त $1 की प्राइस है ₹300 पर डॉलर। तो टोटल पेमेंट कितनी पड़ेगी, टोटल पेमेंट करनी जो पड़ेगी वो 100 into 300, ये ₹30,000 पाकिस्तानी रुपीज में। आज अगर आपको पेमेंट करनी पड़े तो आप 30,000 पे करेंगे। बताएं आप पेमेंट कब करते हैं, जब चीजें आ जाती हैं तब पेमेंट करते हैं, या जब ऑर्डर प्लेस करते हैं? डेफिनेटली जब आपके पास चीज आएगी तब आप पेमेंट करेंगे। बाहर से जो चीज आती है उसमें अमूमन 2 महीने लग ही जाते हैं, या उससे कम भी हो सकते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि 2 मंथ्स लग रहे हैं। अब 2 मंथ क्या ये रेट जो है, ये जो रेट है ये फिक्स ही रहेगा? नहीं, ये तो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये रेट हो गया डॉलर का ₹400 पर डॉलर। अब बताएं, अब आपको एक्चुअल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? ये एक्चुअल पेमेंट है, एक्चुअल पेमेंट जो करनी पड़ेगी वो $100 इंटू ₹400 पर डॉलर इक्वल्स टू 40,000 पाकिस्तानी रुपीस। अब बताएं शाबाश, खुश होंगे या बैठ के रोएंगे? रोएंगे, जाहिर है अब आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। जिस वक्त आप परचेज कर रहे थे, जब आप ऑर्डर आपने प्लेस किया उस वक्त 30,000 आपको पेमेंट करनी पड़ी, अब करनी थी, लेकिन अब एक्चुअल में जब आप पेमेंट करने गए तो उसने कहा 40,000 दो। प्रोड्यूसर इसको पसंद नहीं करता, ये प्राइस फ्लक्चुएशन को या एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन को पसंद नहीं करता। वो कहता है फिक्स प्राइस होनी चाहिए। आपको एक और एग्जांपल देता हूं। आप कॉलेज में हैं, आप इधर हॉस्टल में आते हैं, आपके घर वाले आपसे कहते हैं हर महीने कितने पैसे चाहिए, बस हमें इतना बता दो हर महीने कितने पैसे चाहिए, हम उतना ही फिक्स अमाउंट आपको भेज दिया करेंगे। कभी ऐसे होता है कि आप एक महीने कहते हैं 5,000, अगले महीने कहते हैं 1,05,000। हो सकता है इस वक्त इनके पास हो पैसे, अगले महीने उनके पास ना हो, घर वालों के पास। तो हम भी प्राइस फ्लक्चुएशन को पसंद नहीं करते। जब आप मार्केट में कोई चीज परचेज करने जाते हैं, आप सुबह जाते हैं प्राइस पूछते हैं 100 रुपए, शाम को जाते हैं प्राइस 150, आप क्या कहते हो? फौरन से मुंह बना के कहते हो यार सुबह तो मैंने पूछा था, अल्लाह का खौफ करो यार, सुबह मैंने पूछा था 100 प्राइस थी, अब रात को शाम को 150 हो गई। सर प्राइसेस चेंज हो गई, तो जब प्राइस चेंज होगी आप इसको नापसंद करते हैं। तो गवर्नमेंट भी इसको पसंद नहीं करती, इंश्योर करती है देयर इज नो और लो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहते हैं इंक्रीज इन प्राइस को, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन प्राइसेस एंड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अंडरलाइन करें और लिखें, चैप्टर 3 में भी ये आया था, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट चाहती है कि अच्छा, बैलेंस का क्या मतलब है? स्टेबल, इक्वल होने चाहिए, इक्विलिब्रियम, बैलेंस। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बैलेंस होने चाहिए, ना इंपोर्ट ज्यादा ना इंपोर्ट बहुत कम, ना एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा ना एक्सपोर्ट बहुत कम। सर ऐसे क्यों? एक्सपोर्ट को तो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इंश्योर करती है कि ये दोनों क्या हो,
बैलेंस हो, एटलीस्ट बैलेंस हो, एटलीस्ट अगर एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं भी है तो एटलीस्ट ये बैलेंस होना चाहिए। इक्विलिब्रियम इन फिस्कल बजट, फिस्कल बजट को अगेन अंडरलाइन करें और लिखें गवर्नमेंट का रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट का रेवेन्यू। गवर्नमेंट के खर्चे और रेवेन्यू के साथ भी लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम, यानी ये भी बैलेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा नहीं होना और ना ही गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा होने चाहिए। गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो गया गवर्नमेंट के रेवेन्यू से तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट लोन लेगी, जैसे पाकिस्तान के हालात है। ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा हो जाए, गवर्नमेंट के खर्चे कम हो, तो तबाही फिर जाएगी। फिर आपका चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट सारे हिल जाएंगे। सर इसकी एग्जांपल सुने। गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है, टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। गवर्नमेंट के खर्चे भी होंगे, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के खर्चे थे 100 बिलियन और गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट किया 200 बिलियन। पता है गवर्नमेंट टैक्स किससे कलेक्ट करती है, अवाम से, आम जनता से। और चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था, गवर्नमेंट वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट सोसाइटी के फलाह के लिए काम कर रही है। गवर्नमेंट सोसाइटी के फलाह, ये फलाह है। खर्चे आपके, यानी ये तो ऐसे ही है जैसे आप घर से पैसे लेते हैं, 100 रुपए वाली चीज के लिए 200 रुपए लेते हैं। बताएं आपने बड़ा अच्छा किया है घर वालों के साथ। गवर्नमेंट आपके साथ ऐसे करे तो अच्छा नहीं ना लगेगा। तो ये गवर्नमेंट अगर आपके साथ अच्छा ऐसे करती है तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट जालिम है, गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसे आपसे कलेक्ट किए, इतनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा पैसे कलेक्ट कर रही है। तो बताएं गवर्नमेंट के टैक्स की वजह से लोगों को फायदा होता है, नुकसान होता है। अगर गवर्नमेंट का टैक्स ज्यादा हो तो फिर आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था, टैक्स ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा तो सप्लाई कम, और टैक्सेस अगर इनडायरेक्ट टैक्स हो तो फिर हम डिमांड भी कम कर देते हैं। ये हमारे 5 फैक्टर थे, ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ, नंबर 2 फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, प्राइस स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम इन पेमेंट, इक्विलिब्रियम इन फिस्कल बजट। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था इकोनॉमी में कितने लोग होते हैं, कितने पार्टिसिपेंट हैं, कितने एजेंट्स हैं, 4 एजेंट्स हैं। कौन कौन से, बायर, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ट्रेडर, बायर, सेलर, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ट्रेडर। फिर से बताएं, बायर, सेलर, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ट्रेडर्स। अगर किसी इकोनॉमी में या किसी डिस्कशन में सिर्फ 2 ही लोग हैं, बायर और सेलर, तो इस इकोनॉमी को हम नाम देते हैं सिंपल इकोनॉमी या 2 सेक्टर इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी या 2 सेक्टर इकोनॉमी। अगर इसमें सिर्फ 2 लोग हो, कौन कौन, बायर और सेलर। अगर 3 हो जाए, बायर, सेलर, गवर्नमेंट, तो इसको हम नाम देते हैं क्लोज्ड या 3 सेक्टर इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी किसे कहते हैं, बायर, सेलर, उसे कहते हैं सिंपल इकोनॉमी या 2 सेक्टर इकोनॉमी। बायर, सेलर, गवर्नमेंट भी साथ शामिल करें तो ये क्लोज्ड या 3 सेक्टर इकोनॉमी कहलाएगी। एक और इकोनॉमी भी है, ओपन इकोनॉमी, या इसका नाम भी 3 सेक्टर इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी, उसमें कितने लोग होंगे, इसमें 4 पार्टिसिपेंट, चारों के चारों, बायर, सेलर, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ट्रेडर्स भी। बायर, सेलर, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेडर्स। अगर किसी इकोनॉमी में चारों ही लोग, चारों पार्टिसिपेंट डिस्कस हो रहे हो तो ये ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी, बायर, सेलर, गवर्नमेंट। सिंपल इकोनॉमी, बायर एंड सेलर। क्लियर। अभी हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट हमने समझना है। इसके लिए हम अज्यूम करेंगे सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी कौन सी होती है, सिंपल इकोनॉमी वो इकोनॉमी जिसमें सिर्फ 2 ही पार्टिसिपेंट्स होंगे। ये नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो जल्दी से नोट करेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के लिए हम 2 सेक्टर इकोनॉमी अज्यूम करेंगे जिसमें सिर्फ 2 ही पार्टिसिपेंट, 2 लोग होते हैं। कौन कौन से, एक है हाउस होल्ड और बायर एंड सेलर,
ये दूसरा नाम है ना, हाउस होल्ड और फर्म, चैप्टर नंबर 1 में बताया था, नहीं याद? चैप्टर 1 में बताया था, नहीं याद तो मैं दिखाऊं आपको मैं दिखा देता हूं। चैप्टर नंबर 1 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में था ये। चार एजेंट्स हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ट्रेडर, आल्सो कॉल्ड बायर, आल्सो कॉल्ड सेलर। इसमें मैंने आपसे कहा था एक लाइन आपने नहीं पढ़नी, अभी इतना पढ़ाया था। कलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु कंज्यूम गुड एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, ये देखिए, एंड प्रोवाइड लेबर फॉर फर्म्स, एंड प्रोवाइड लेबर फॉर फर्म्स। कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड प्रोवाइड करती है लेबर फॉर फर्म्स। हाउस होल्ड प्रोवाइड लेबर फॉर फर्म्स। आ जाए वापस, हाउस होल्ड प्रोवाइड लेबर फॉर फर्म्स। फ्लो देखें, फ्लो देखें, इधर आ रहे हैं लेबर, और आपको पता है लेबर क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका कॉन्सेप्ट समझे पहले, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस हाथ से पैसे निकल रहे हैं, जिधर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, वापस पैसे घूम फिर के उसी हाथ में वापस आ रहे हैं, इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो। जैसे किसी, फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी में सेठ साहब ने लेबर को हायर किया, लेबर वहां पे जाके क्या करती है? प्रोडक्शन। लेबर वहां पे जाके प्रोडक्शन करेगी, ये फैक्ट्री है, इधर प्रोडक्शन हो गई। पहली बात तो ये है कि लेबर ने जो काम किया, लेबर को इस काम के बदले क्या मिलेगा? रिवॉर्ड। फैक्टर प्रोडक्शन के बदले रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड का फ्लो होगा फ्रॉम हाउस होल्ड, फ्रॉम फर्म टूवर्ड्स हाउस होल्ड। इधर मैं लिख सकता हूं रिवॉर्ड फॉर फैक्टर प्रोडक्शन, रिवॉर्ड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये रिवॉर्ड क्या है? वेजेस, ये वेजेस है। ये लेबर उधर जाके क्या करती है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इस मजदूर ने वहां पे जाके प्रोडक्शन की, अब प्रोडक्शन जो की, इसके बदले इसको तनख्वाह या वेजेस मिली है। ये घर आया और बेगम ने कहा, आज आपने 2 साल पहले वादा किया था, मुन्ने के आने से पहले आपने वादा किया था कि आप आज मुझे आईफोन लेके देंगे। कहता मैं तो अभी आईफोन प्रोड्यूस करके आया हूं, आईफोन अभी बना के आया हूं, ये प्रोडक्शन हुई है फॉर एग्जांपल आईफोन की। तो कहता नहीं मुझे आईफोन चाहिए। कहता ठीक है। तो ये बंदा क्या करता है कि यही पैसों से आईफोन खरीद लेता है। तो जब आईफोन खरीदेगा, बताएं तो ये पैसे का फ्लो, इधर से इनकम, ये इसकी इनकम है, और ये पैसे वापस किधर जा रहे हैं? फैक्ट्री में। ये पैसे वापस फैक्ट्री में जा रहे हैं। हमने फ्लो बहुत ही शॉर्ट, बहुत छोटा बनाया है, जिससे पैसे जैसे ही इधर से आ रहे हैं फर्स्ट गो। ऐसे भी हो सकता है कि 2-4 लोगों के पास जाए एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, और फिर फैक्ट्री के पास आ जाए, ये पैसे वापस, बिल्कुल हो सकता है। ये पैसे जो इनके हाथ से निकले थे, इनका जो खर्चा था वो इसकी इनकम बनी। आपने अकाउंटिंग में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एक बंदे का खर्चा दूसरे की इनकम होती है, इसका खर्चा इनकी इनकम, और इनकी इनकम बाद में क्या खर्चा बन गया और इनकम हो गई वो। तो ये पैसे वापस फर्म के पास जा रहे हैं। एक आइडियल सिचुएशन, एक आइडियल सिनेरियो ये हो सकता है कि जितनी इनकी इनकम होगी उतना ही सारे का सारा वो खर्च करें, सारे का सारा खर्च करें, यानी इनकम बराबर हो किसके? खर्चे के। एक आइडियल इक्विलिब्रियम यह सिचुएशन हो सकती है।
ये थी लेबर की इनकम और सारे का सारा उन्होंने खर्च किया। अच्छा, आप बता सकते हैं इनकी इनकम कितनी होगी? जितनी इन्होंने प्रोडक्शन की होगी, या खर्चा जितनी प्रोडक्शन की होगी। इनका खर्चा फर्म की इनकम है, फर्म की इनकम कितनी होगी? जितनी फर्म की प्रोडक्शन है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, आउटपुट या प्रोडक्शन। अब इसको चूंकि पूरी इकोनॉमी के लिए हमने पढ़ना है, तो इसके साथ मैं लिख रहा हूं एग्रीगेट इनकम इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू एग्रीगेट आउटपुट। अब एग्रीगेट का समझें। एग्रीगेट का मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी इनकम, अपनी इनकम वो 100% खर्च कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाएगी। और कितना इनका खर्चा कितना होगा, या इनकी फर्म की इनकम कितनी होगी? जितनी प्रोडक्शन हुई है, जितनी ये प्रोडक्शन। लेकिन शायद ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, तो अभी फर्दर डिस्कशन में इसको देखते हैं। क्या हो अगर जितनी इनकी इनकम है वो सारे का सारा खर्च ना करें, तो क्या करेंगे? वो थोड़े से पैसे सेव करेंगे। क्या कहलाएगी वो? इनकी सेविंग कहलाएगी। अच्छा, जो हमने इनकम अर्न की है इसमें शहबाज शरीफ साहब का भी तो हिस्सा है, इसमें गवर्नमेंट का भी तो हिस्सा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। जब हम अर्न करेंगे उस वक्त भी टैक्स देंगे, और जब खर्च करेंगे तब भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। बताइए, ये गवर्नमेंट का जा रहा है ना? क्या जो पैसे हम सेव कर रहे हैं वो इकोनॉमी में फ्लो कर रहे हैं? नहीं। क्या जो पैसे हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, क्या उससे कोई प्रोडक्शन हो रही है? नहीं। अच्छा, ऐसे भी तो होगा कि पाकिस्तान सारी की सारी चीजें आपको पता है खुद नहीं बनाता, तो कुछ चीजें हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो जब चीजें इंपोर्ट करेंगे तो पैसा मुल्क से बाहर जाएगा दूसरी इकोनॉमी में। जो दूसरी इकोनॉमी में पैसा जाएगा वो हमारी इकोनॉमी में तो सर्कुलेट नहीं होगा ना, उसकी वजह से भी फ्लो कम हो जाएगा। सेविंग की वजह से फ्लो कम हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, टी और एम। टैक्स की वजह से और इंपोर्ट की वजह से, इन तीनों की वजह से हमारा ये जो सर्कुलर फ्लो है वो रिड्यूस हो रहा है। इसको हम नाम देते हैं विथड्रॉल या लीकेज, या एक और नाम सुने, आउट फ्लो। क्लियर? ये क्या है? आउटफ्लो है। इसकी वजह से ये हमारा फ्लो श्रिंक हो जाएगा। ओके, चैप्टर 1 में लोग पैसे सेव करते हैं, इनसे ये पैसे कैसे निकलवाएं? इन्वेस्टर को अगर पैसा चाहिए तो कैसे निकलवाएं? बैंक के पास हम जाते हैं, बैंक वाले से कहते हैं, बैंक वाले भैया आप कुछ करो। वो कहता है ठीक है मैं कुछ करता हूं। वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, लोग बैंक में पैसे रखवाते हैं। पैसा जब बैंक में आता है वो इन्वेस्टर को कॉल करते हैं, आओ इन्वेस्टर भैया बैंक से ले जाओ। ये बन जाएगी इन्वेस्टमेंट, सेविंग बिकम इन्वेस्टमेंट। टैक्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू, यही गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट जब खर्च करेगी तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग बन जाएगी। और कुछ चीजें जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो एक्सपोर्ट भी करेंगे। जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की वजह से पैसा मार्केट में आएगा, तो जब मार्केट में पैसा आएगा तो मार्केट में फ्लो करेगा, वो इसकी वजह से फ्लो बढ़ेगा। गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग करेगी तो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी ये पैसा मार्केट में सर्कुलेट होगा। एक्सपोर्ट करेंगे तो चीजें बाहर जाएंगी लेकिन पैसा हमारी इकोनॉमी में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये इकोनॉमी में पैसा आ रहा है तो ये इनफ्लो कहलाएगा। इनफ्लो इसका दूसरा नाम है इंजेक्शन, ये पैसे इंजेक्ट हो रहे हैं इनटू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है। आप बता सकते हैं कि ये इकोनॉमी किस वक्त इक्विलिब्रियम में होगी? जब इनफ्लो और आउटफ्लो क्या हो? बराबर हो। अगर इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर हो जाए तो उस वक्त कहलाएगी ये इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में। ये भी तो पॉसिबल है कि सेविंग्स ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम हो, सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम, तो उस वक्त बताएं क्या ये इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी? नो। तो वापस इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट पोजीशन पे लेके आना है तो क्या करें? क्या करें? डिफरेंस को कैसे फिल करें? इस डिफरेंस को हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था
कि इस डिफरेंस को हम फिल कर सकते हैं थ्रू कैपिटल मार्केट, जिसको अंडरलाइन करके आपने लिखा था बैंक, थ्रू कैपिटल मार्केट या थ्रू बैंक। लोगों की सेविंग ज्यादा है ना, इन्वेस्टमेंट कम है, तो ये इन्वेस्टर इनके जेब से पैसे कैसे निकलवाता है? बैंक के थ्रू, वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। टैक्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है और ये गवर्नमेंट के खर्चे, ये क्या होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये बैलेंस होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज्यादा, गवर्नमेंट के खर्चे कम, तो सरप्लस। अगर गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम, तो ये डेफिसिट में होगा। इसी तरह इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी है। अगर हम चीजें ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट चीज ज्यादा, तो पैसा ज्यादा बाहर जाएगा, तो हमारा ये फिस्कल डेफिसिट होगा, सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर हमारा एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो ये सरप्लस हो जाएगा। ये गवर्नमेंट के लिए पढ़ा हमने, और ये हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। गवर्नमेंट के लिए फिस्कल बजट और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन हाउ गुड एंड मनी फ्लो विद इन इकोनॉमी अमंग इकोनॉमिक एजेंट। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये दो फ्लो है, एक ऊपर वाला फ्लो है लाल, और दूसरा ये ब्लू। ब्लू में क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन। जो इनर फ्लो है इसको कहा जाता है ये रियल फ्लो है। रियल फ्लो प्रोडक्शन प्लस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो। एक और फ्लो भी है, इसमें देखें ये क्या है? इनकम और ये एक्सपेंडिचर। ये इनकम है और ये खर्चा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फ्लो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के फ्लो को कहा जाता है ये मनी फ्लो है। इसमें मनी की सर्कुलेशन हो रही है, इसको कहा जाता है मनी फ्लो। फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो गया। आप नोट करना आपने तो वो नोट करें। इधर देखें, firm engage household to provide factor of production and in return give them rent, wage, etc., which is income for household. Household use this money to buy goods and services from firms. वापस ये जो इनकम इन्होंने यहाँ से अर्न की थी, जब खर्च करेंगे तो यहाँ से प्रोडक्शन जो चीजें प्रोड्यूस होंगी वो लेंगे, तो वापस पैसा फर्म के पास ही आएगा। There are two types of diagram which moves in opposite direction. एक रियल फ्लो, एक मनी फ्लो। रियल फ्लो which is the inner flow of factor of production and production, money flow which is outer flow of income and expenditure. इसके बाद वो विड्रॉल और इंजेक्शन को डिफाइन कर रहा है। इसमें सेविंग, टैक्सेशन, इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट, वही सारी बातें। सेविंग को डिफाइन करके कहता है कि सेविंग्स वो है इनकम का वो हिस्सा जो आप खर्च नहीं करते। टैक्सेशन, इनकम का वो हिस्सा जो आप गवर्नमेंट को देते हैं। इंपोर्ट्स, इनकम का वो हिस्सा जिसमें जो आप यूज करते हैं बाहर से चीजें खरीदने के लिए। इन्वेस्टमेंट, वो जो आप इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, खर्चा है आपका चीजों के ऊपर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट खर्च करती है। और एक्सपोर्ट, जो बाहर से आपको ऐसे रिसीव करते हैं। ये एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़े, यही सारे वही जो अभी हमने पढ़े, ये हमने पहले साबित किया। उसके बाद हमने कहा कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में किस वक्त होगी? जब विड्रॉल इज इक्वल टू इंजेक्शन हो। अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस है तो उसको हम फिल करेंगे थ्रू बैंक। अगर गवर्नमेंट के खर्चे और रेवेन्यू में डिफरेंस है तो या तो वो सरप्लस होगा या डेफिसिट। अगर डेफिसिट है तो गवर्नमेंट लोन लेती है। अगर तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कोई डिफरेंस है तो या तो वो सरप्लस होगा या डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर यहां तक बात? ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का हो गया। नेक्स्ट जीडीपी एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन है। पॉज कीजिए जी। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी हो गया हमारा। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये भी हमने पढ़ लिया।
जीडीपी को डिफाइन करेंगे और मेथड है इसके कैलकुलेशन के, मेथड्स भी हम देखेंगे। जीडीपी किसे कहते हैं? अभी हमने ग्रोथ के डेफिनेशन में देखा, उस उधर भी लिखा होता है जीडीपी। जीडीपी फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको कहा जाता है नेशनल इनकम, या नेशनल इनकम भी कहा जाता है। जीडीपी कहते हैं प्रोडक्शन को। जीडीपी इज द एग्रीगेट मार्केट, एग्रीगेट लिखा हुआ है लफ्ज, एग्रीगेट मींस कलेक्टिव, सारी की सारी, ऑल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इस ऑल को आपने सर्कल करना है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस लिखा हुआ है या परचेज लिखा हुआ है? प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस लिखा हुआ है, PRODUCED लिखा हुआ है, प्रोड्यूस्ड, डबल अंडरलाइन करें, डबल अंडरलाइन करें, शाबाश। इसका कॉन्सेप्ट बस इस प्रोड्यूस में, प्रोड्यूस में। अगला अगर वो ज्यादा मुश्किल कर सकते हैं तो आप विद इन बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, आप आगे लिखें इन पाकिस्तान इन 2024, इन अ गिवन पीरियड को अंडरलाइन करके लिखें इन 2024। विद इन अ बाउंड्री ऑफ अ कंट्री मींस इन पाकिस्तान इन 2024। जीडीपी इज द एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान इन 2024। बहुत जरूरी है ये लफ्ज प्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मेथड है इसके कैलकुलेशन के। नंबर 1 एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। सर ये 3 की जरूरत क्यों पड़ी? आउटपुट मेथड भी कह सकते हैं, या वैल्यूडेड मेथड भी कहते हैं। लोगों से जब आप इनकम पूछने जाते हैं, आपने जीडीपी कैलकुलेट करना है, लोगों से इनकम पूछे, मैं क्यों बताऊं इनकम? नहीं बताता ना कोई, इनकम नहीं बताता। फिर हम क्या करेंगे, उनसे खर्चे पूछ लेंगे। अगर यहां से भी काम ना बने तो फिर इधर आएंगे। तीनों मेथड 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड, वो एग्जामिनर का भी फेवरेट मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। एक पूरा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपने याद करना है। अगर ये याद नहीं करेंगे तो आई कैप की बुक से कर लें, उसमें उधर 10-12 फॉर्मेट बने हुए इसके, तो वो 10 के 10 या 12 के 12 फॉर्मेट आपको याद करने पड़ेंगे, या फिर ऐसा करें ये फॉर्मेट एक याद कर लें, बाकी मर्जी आपकी है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है? एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्टर, इकोनॉमी को आपने 4 सेक्टर में डिवाइड किया है, 4 सेक्टर में डिवाइड किया है, एंड देन स्पेंडिंग बाय ऑल सेक्टर ड्यूरिंग द ईयर इज एडेड। जिसका भी खर्चा हुआ है पूरे साल में उसको ऐड करो, ये एक्सपेंडिचर मेथड है, ये जीडीपी कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा लिखा हुआ है C+I+G+X-M, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है। C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X-M एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सुना ही लग रही है ये अल्फाज। कंजम्पशन कौन करता है? कंज्यूम कौन करता है? बायर। इन्वेस्ट कौन करता है? इन्वेस्टर यानी फर्म। बायर, सेलर, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ट्रेडर्स। बायर, सेलर, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल, वही 4 लोग, बायर, सेलर, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ट्रेडर्स। लेकिन सिर्फ नाम इसने चेंज किया, C+I+G+X-M। C+I+G+X- करेंगे तो ये बराबर होगा किसके? जीडीपी के। ये भी आपके सामने CI+X-M बराबर है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी के। 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। प्राइवेट या डोमेस्टिक कंजम्पशन। अच्छा लफ्ज प्राइवेट इसके साथ लिखा हुआ है, सिर्फ कंजम्पशन नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब यह है कि पब्लिक कंजम्पशन भी होगी। प्राइवेट कंजम्पशन तो हमें समझ आ गई कि जाती कंजम्पशन है, या डोमेस्टिक जो लोग हाउस होल्ड है वो कंज्यूम करते हैं। कोई पब्लिक कंजम्पशन भी होगी। अच्छा अगर पब्लिक कंजम्पशन है तो वो किधर जाएगी? पब्लिक का मीन्स कि गवर्नमेंट की कंजम्पशन, तो वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में आ जाएगी। ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अगेन लफ्ज आ गया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट का मतलब क्या? सेलर जो होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा इसका मतलब क्या है कि पब्लिक गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करती है, तो वो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट किधर जाएगी? वो भी इधर क्लासिफाई होगी।
या कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन का आपने पिछले ये एमसीक्यूज के साथ ये कवर कर लिया होगा, कैपिटल फॉर्मेशन का। ये भी हम क्या करते हैं, उसमें कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं। फर्क क्या आता है ना कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड में, डिफरेंस। इंक्रीज इन इन्वेंट्री इज आल्सो एडेड हेयर, लिखा हुआ इंक्रीज इन इन्वेंट्री। बताएं साबस, ये क्या है? ये फ्राइज बनाने वाली मशीन है, और ये क्या है? ये तो फ्राइज है। जीडीपी की डेफिनेशन क्या थी? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो ये इन्वेंट्री प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? तो जो प्रोड्यूस हो गई वो जीडीपी की कैलकुलेशन में आना चाहिए कि नहीं? जीडीपी का के डेफिनेशन ही है, तो फिर क्यों नहीं आना चाहिए? C plus I plus G plus X minus M equals to gross domestic product। आगे लिखा हुआ है, इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फॉरेन फैक्टर इनकम। फॉरेन फैक्टर इनकम भी कहते हैं, या नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम ऑफ सिटीजन फ्रॉम अब्रॉड, इनकम ऑफ सिटीजन, इसका मतलब यह कि पाकिस्तान का कोई शहरी होगा जो बाहर काम कर रहा है, बाहर से पैसे कमा रहा है, तो किधर पैसे किधर जाएंगे? पैसे पाकिस्तान में आएंगे। और इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन कंट्री, हमारे मुल्क में कोई फॉरेनर है, उसकी इनकम, वो अपनी इनकम का क्या करेगा? वो अपनी फैमिली बाहर बेचेगा। तो जब वो पैसे बाहर जाएंगे तो बताएं क्या वो हमारे जीडीपी में आने? पहले बात तो यह है कि बताएं हमारे पैसे हैं, वो हमारे पैसे नहीं है। ये पैसे किसके हैं? इनकम ऑफ सिटीजन फ्रॉम अब्रॉड। ये बाहर वालों के पैसे नहीं है, ये हमारा बंदा बाहर काम कर रहा है, ये पाकिस्तान के पैसे हैं, ये पाकिस्तान की इनकम है। तो पाकिस्तान की इनकम ऐड होगी और फॉरेन इनकम माइनस होगी, लेस होगी। ये ऐड क्यों कर रहे हैं? सिर्फ मेरा ख्याल ये है कि ये ऐड इसलिए किया कि उनको पता है कि ज्यादातर पाकिस्तानी ही बाहर काम कर रहे हैं, तो ये इसलिए पॉजिटिव फिगर आएगी, इस वजह से ऐड करवा रहे हैं। अब अगर ये इनकम ऐड हो गई तो ये अब बन जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऊपर क्या था? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। अब हमने जब फ्राइज बनाने वाली मशीन खरीदी थी, इस साल उसके डिप्रिसिएशन भी तो आएगी। क्या वो डिप्रिसिएशन उसमें से माइनस करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल माइनस करनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं कैपिटल कंजम्पशन। दिस इज द डिप्रिसिएशन ऑन कैपिटल स्टॉक ऑफ नेशन। इसकी बात कर रहे हैं। फ्राइज बनाने वाली मशीन पे जो डिप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड होगी वो कैपिटल कंजम्पशन के नाम से होगी। उसमें से हम वो माइनस करेंगे तो ये ग्रॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, या नेशनल इनकम भी इसको कहा जाता है। एट मार्केट प्राइस लिखा हुआ है, एट मार्केट प्राइस। अच्छा मुझे बताएं, ये एसेट है 100, डिप्रिसिएशन 10, ये 90, ये बीवी बुक वैल्यू। किताबों में कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं आप? कौन सी वैल्यू जाती है? क्या बिफोर डिप्रिसिएशन की वैल्यू साल गुजरने, फिर ये वैल्यू आती है, तो यही आनी चाहिए। हमने वैसे की है, और इसको आप कहते हैं नेट वैल्यू। ये है नेट, अब इतनी वैल्यू है। ये बिफोर डिप्रिसिएशन है, ये नेट ऑफ डिप्रिसिएशन है, नेट ऑफ डिप्रिसिएशन। ओके, वो तो एनएनपी तो क्लियर हो गया, नेशनल प्रोडक्ट तो क्लियर हो गया। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, अदर इनकम, एक्सपेंसेस सारे माइनस करके एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग, इधर आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीपीटी, और इधर फिर आप करते हैं माइनस लेस टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचते हुए पैट तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं? टैक्स को माइनस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 100 है, टैक्स है 30%, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70। आप मुझे बताएं, ये सारे का सारा आपका है क्या? इसमें तो गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, तो गवर्नमेंट को इसका हिस्सा देके ये पैसे हमारे हैं, ये पैसे हमारे हैं, ऐसे क्या ना? तो आप बता सकते हैं कि नेशनल इनकम कितनी होगी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो ये बराबर होगा
नेशनल इनकम के, नेशनल इनकम के। अच्छा सर इधर भी लिखा हुआ है नेशनल इनकम, ये भी नेशनल इनकम लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है मार्केट प्राइस, इधर लिखा हुआ है फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों में क्या फर्क है? अगर बिफोर डिप्रिसिएशन, बिफोर डिडक्शन कोई वैल्यू है, बिफोर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, तो वो होगी मार्केट प्राइस, और आफ्टर डिडक्शन उसमें से आपने टैक्स माइनस किया तो वो फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर प्राइस हो जाएगी, वो फैक्टर प्राइस हो जाएगी। क्लियर? ये फॉर्मेट आपने पूरा याद करना है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन होंगे। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या सीखा, कितना सीखा। यूजिंग वैल्यू गिवन इन द टेबल, NNPs क्या कह रहा है? NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट इज, नेट नेशनल प्रोडक्ट C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम इक्वल्स टू GDP, और वो GDP उसने खुद ही दे दी है। GDP इज इक्वल टू 500। GDP में हम ऐड करते हैं नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, तो ये रिसीव्ड है, आ रहे 250 माइनस इनकम टेकन टू अब्रॉड, बाहर जा रहे हैं पैसे, तो जब बाहर जाएंगे तो ये जा है माइनस, नेट आ जाएगा 50। फाइंड क्या करना है हमने? NNP, ग्रॉस के बाद ये GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल्स टू 550, इसमें से हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बताया कितनी है? डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 20, उससे 20 माइनस होगा तो ये बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट के, जो कि 530 है, और यही आंसर है, यही इसका आंसर अल्फा। अल्फा क्यों आंसर है और कैसे? कि वो हमसे क्या पूछता है, क्या फाइंड करना है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम नहीं, नेशनल प्रोडक्ट। अगला सवाल 5.30, इसमें द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर C, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट I, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G, एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये करेंगे तो ये बराबर होगा किसके? GDP के। उसके बाद हम ऐड करते हैं क्या? नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, नेट फॉरेन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसने डायरेक्ट ही दे दी है 2000, ये बराबर होगा GNP के प्लस लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस करेंगे 1000, तो ये हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। उसके बाद क्या करेंगे? नेशनल इनकम तक पहुंचना है, नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए एट फैक्टर प्राइस हमें चाहिए, एट फैक्टर प्राइस। अगर मार्केट प्राइस का कहता तो इतना ही करते हम, ये दोनों को हम कंसीडर ना करते, लेकिन वो कह रहा है कि एट फैक्टर प्राइस फाइंड करो, तो फैक्टर प्राइस के लिए इन दोनों को नेट करेंगे, इन दोनों को नेट करेंगे। क्लियर? तो ये आपने कर लेना है। डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहला मसला डबल काउंटिंग का मसला हो सकता है, डबल काउंटिंग का मसला हो सकता है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि एक चीज दोबारा दूसरी दफा काउंट हो जाए। कैसे सर? ये जिस बंदे ने प्रोड्यूस किया होगा, प्रोड्यूसर यानी इन्वेस्टर, उसने रिकॉर्ड किया ये फोन, जब मैंने परचेज किया वो मेरे पास आता है, मैं कहता हूं कि मेरा खर्चा, मेरी कंजम्पशन भी इतनी है, ये भी रिकॉर्ड कर लो। बताएं एक दफा GDP की डेफिनेशन क्या थी? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस या परचेज, प्रोड्यूस्ड, तो सिर्फ प्रोड्यूसर ने जो चीजें प्रोड्यूस होगी वो होगा ना, तो एक दफा आना चाहिए। या तो प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस करे उस वक्त रिकॉर्ड कर लो, या जब मैं कंज्यूम कर रहा हूं उस वक्त रिकॉर्ड कर लो। ये नहीं करना कि सर आपका खर्चा भी तो रिकॉर्ड करना है, तो इसमें ये खर्च ये भी रिकॉर्ड करेंगे, ये खर्चा आपका। जब प्रोड्यूसर के पास जाते हैं वो कहता है मैंने, ये मेरी इनकम है, ये मैंने बनाया था, ये प्रोडक्शन है मेरी, तब भी आप इसको ऐड करो, तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। वी शुड ऐड एनी एक्सपेंडिचर ओनली वंस। डिप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा मसला है, एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस भी एक मसला। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन आर नॉट इंक्लूडेड,
जीडीपी की डेफिनेशन क्या थी? चीजें वो जो सारी प्रोड्यूस हो रही हैं। बताएं क्या ये चीजें प्रोड्यूस नहीं होंगी? डू इट योर सेल्फ एक्टिविटीज, वर्क ऑफ हाउस, ये भी सर्विसेज है। इटेबल ग्रोन्स एंड यूज्ड एट होम या बार्टर ट्रांजैक्शन, ये सारी चीजें, ये सारी ट्रांजैक्शन भी है और ये प्रोड्यूस भी हो रही हैं, ये इग्नोर हो रही हैं। ये भी एक मसला। नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन आर नॉट इंक्लूडेड, जैसे सेकंड हैंड सेल ऑफ गुड्स, सिक्योरिटीज बॉट, वी शुड ऐड एक्सपेंडिचर ऑन न्यूली प्रोड्यूस गुड्स ओनली। ये नहीं कि बार बार अगर कोई चीज रीसेल हो रही हो तो इसको भी आप उसमें ऐड कर दें। दो फर्दर डेफिनेशन दी है पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम कहते हैं कि एग्रीगेट ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम एनीवेयर, बस जिधर से भी आपकी इनकम आ रही है, बस आप इनकम आ रही है आप रिसीव कर रहे हैं। वो हो सकता है शायद आप जहां पे जॉब कर रहे हैं वो पेंशन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है तो डिविडेंड के फॉर्म में भी, आपने किसी को लोन दिया है तो इंटरेस्ट के फॉर्म में भी, या आपको कहीं से गिफ्ट मिल रहा है तो वो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए इनकम है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, चैप्टर नंबर 2 याद है, डिमांड के डेफिनेशन भी याद है कि आप विलिंग है टू बाय। इसी तरह आप ये इनकम जो आप विलिंग हो टू खर्च, डिस्पोज एज ही लाइक, अमाउंट ऑफ विच अ पर्सन कैन डिस्पोज एज ही लाइक, विदर टू कंज्यूम और नॉट टू और टू सेव, यानी मर्जी उसकी वो इसको या खर्च करे या फिर इसको सेव करे। बाकी ये दो फॉर्मूला आपने याद करने हैं। इसमें एक जो याद करने वाली चीज है वो ये है, यार याद करने वाली चीज भी है कि ट्रांसफर पेमेंट के साथ सिर्फ साइन है, बाकी सारे हर जगह पे माइनस का साइन आ रहा होगा। ये एक जुगाड़ है अगर आपने ये फॉर्मूला याद करना है तो। बाकी हर जगह पे माइनस, सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट के साथ एक साइन प्लस का आ रहा होगा। एक्सपेंडिचर मेथड के बाद बाकी जो हमारे मेथड है वो आसान है। दूसरा मेथड है इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड हमारा क्लियर, इनकम मेथड है। इनकम मेथड में हम क्या करते हैं कि सबकी इनकम, चारों एजेंट्स नहीं बल्कि जो रिवॉर्ड्स और फैक्टर प्रोडक्शन है, फैक्टर प्रोडक्शन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इनके रिवॉर्ड्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसमें हमने सबके खर्चों को ऐड किया था। ये चारों इनकम है, इसको ऐड करेंगे तो ये इनकम मेथड। लेकिन एक शर्त इसके लिए वो ये है कि ये चारों होने चाहिए बिफोर टैक्स, ये चारों टैक्स होने चाहिए। ये अब आपके सामने, आपने इसके साथ लिख लेना है, इनकम दैट इज बिफोर टैक्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। Under this method, economy is divided into 4 factors of production and then income of all factors is added. Rent, wages, interest and profit. चारों के साथ आपने कर लिख लेना है क्या, बिफोर टैक्स। ये in a numerical question you may have to calculate it including dividend, undistributed profit and tax. अगर ये आफ्टर दिए हुए हैं तो आप क्या करेंगे, टैक्स वापस ऐड करेंगे। प्रॉफिट में से अगर उसने डिविडेंड माइनस करके प्रॉफिट दिया हुआ है तो वापस इसको ऐड करना पड़ेगा आपको। प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट के साथ लिखें वन वे पेमेंट, एक तरफा पेमेंट। और ट्रांसफर पेमेंट के डेफिनेशन भी देखें, ट्रांसफर पेमेंट के डेफिनेशन देखें। ट्रांसफर पेमेंट मींस वन वे पेमेंट ऑफ मनी विदाउट एनी मार्केटेबल एक्टिविटीज, कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ट्रांसफर पेमेंट कैसे हो सकती है, ये ट्रांसफर पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी होती है और यही ट्रांसफर पेमेंट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के दरमियान भी होती है। जैसे कि आसिम भाई, अगर गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिला आपको तो ये वन वे पेमेंट है, बदले में कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट कहते हैं सर सर्विसेज भी तो दिया। हाँ, जब आप सर्विस दे रहे थे उस वक्त आपको सैलरी मिल रही थी, आप तो घर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, तो इस वक्त वो पेंशन दे रहे हैं। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ये आप अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो ये भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, बदले में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट यानी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मेरा दोस्त अगर मुझे तोहफा दे देना वो मैंने से एक्सपेक्ट कुछ नहीं करता, या अगर आप चैरिटी देते हैं तो चैरिटी डोनेशन, उसके बदले क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, कुछ भी नहीं, कोई मार्केटेबल एक्टिविटी नहीं है ये, कि इन कंसिडरेशन आपको कुछ भी लेना देना नहीं पड़ता। तो ये क्या है, वन वे पेमेंट या ट्रांसफर पेमेंट कहलाता है। ये भी एक मसला, इसको रिकॉर्ड करना। सर ये मसला कैसे, मसला तब आएगा जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे।
या जब आप जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं ना। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, बताएं मुझे हम कौन से वैल्यू ऐड करते हैं? ऑल एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज आफ्टर 1 ईयर ऑफ प्रोडक्शन, नो, प्रोड्यूस्ड, जिस वक्त वो चीज प्रोड्यूस होगी, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई। साल बाद वैल्यू कैसे बढ़ी? ड्यू टू इन्फ्लेशन। बताएं क्या अब इन्फ्लेटेड जो अमाउंट है, इन्फ्लेटेड वैल्यू है, वो ऐड करनी चाहिए या एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन जो वैल्यू थी वो ऐड करनी चाहिए? जीडीपी के कैलकुलेशन में एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू ऐड होती है, ये वाली वैल्यू ऐड नहीं होती। अब मेरे पास आते हैं, मेरे से पूछते हैं सर बताएं इसकी प्राइस क्या होगी, इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? मैं उससे कहता हूं ये मैंने परचेज किया था फॉर एग्जांपल 50 का, मैं उससे कहूंगा जैसे आप भी करते हैं, आप चीज परचेज करते हैं 500 में, 500 की, और दोस्त से पूछता है तो 5000। तो इसी तरह अब इसकी मार्केट वैल्यू अगर मैं लगाऊं तो फॉर एग्जांपल 70,000 है, तो मैं उसे कहूंगा 70,000, तो वो वहां पे क्या रिकॉर्ड करेगा? 70,000, 70,000। बताएं क्या इसकी वैल्यू 70 है? नो, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन इसकी वैल्यू 50,000 थी, तो 50 ऐड होना चाहिए ना कि 70। नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। कुछ इनकम ऐसी भी होती है जो आप अर्न करते हैं, वो ऐड होनी चाहिए उसमें, लेकिन आप डिक्लेयर नहीं करते, आप कर ही नहीं सकते। क्यों? इनकम ही ऐसी है जो बताएंगे तो मसला हो जाएगा। ब्लैक इकोनॉमी या शेडो इकोनॉमी कहते हैं इनकम, इनकम अनरिपोर्टेड इनकम टू अवॉइड टैक्स, टैक्स से बचने के लिए, या फिर आपने इनकम माशाल्लाह से चर्च बेच के इनकम अर्न की है, तो वो भी तो नहीं बता सकते ना, जाहिर है बताएंगे तो पकड़े जाएंगे। आखिरी एक और मेथड हमारा प्रोडक्ट या आउटपुट अप्रोच। अंडर दिस मेथड इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन and then net value of all final goods and services produced during the year are added. कैसे? पॉज कीजिए, कोई नहीं, कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से इसको समझते हैं, उसके बाद फिर इसको कंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी फैक्ट्री में, और एक फैक्ट्री में वो है जूस बना रहे हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या चाहिए? हमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया उसकी प्राइस है 10 रुपीस। जब आप इसको प्रोसेस करेंगे, चैप्टर 2 में भी हमने सीखा था, वो याद होगा आपने, हमने जग भी बनाया था, और फिर चैप्टर 1 में डिराइव्ड डिमांड की डेफिनेशन भी थी। हमने जूस बनाया, इसको प्रोसेस किया, तो नई प्रोडक्शन हो गई। अब बताएं जूस की जो प्राइस होगी वो 10 होगी या इससे ज्यादा? डेफिनेटली इससे ज्यादा होगी, क्योंकि हमने इस पे अपना काम किया। अब इस जूस को, इसकी अगर आप पैकिंग करते हैं तो बताएं अब इसकी प्राइस क्या होगी? 15 ही रहेगी या 15 से कम ज्यादा हो जाएगी? ज्यादा होगी। मैं अज्यूम करता हूं इसकी प्राइस 20 हो गई। इस पैकिंग के बाद क्या करते हैं? हम इसको होलसेलर को बेच देते हैं। होलसेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन इसमें ऐड करता है, इसकी प्राइस होगी 25। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं और फिर एंड कंज्यूमर, यानी आप लोग इसको कंज्यूम करते हो, ये प्राइस इसमें ऐड होती गई। जब हमने शुरू किया था, ये रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है 10 रुपए का रॉ मटेरियल इसके लिए परचेज किया था, और प्रोसेस करने के बाद जो प्रोडक्ट बनी है इसकी प्राइस है ₹35। और मार्केट में ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली कि हर स्टेप पे इसमें वैल्यू ऐड होती रहती है। और यही तो डेफिनेशन थी प्रोडक्शन और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जो है वो आम खा लेते हैं, 1 स्पून चीनी और थोड़ा सा 1 कप दूध पिया, और फिर जो है वैसे घूमते खुद ही शेक बन जाता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। इसको बकायदा प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद जूस बनेगा, इसकी पैकिंग होगी, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास से होके कंज्यूमर के पास ये प्रोडक्ट पहुंचेगा। हर एक स्टेज पे इसमें वैल्यू ऐड होती गई। अब बताएं इसकी टोटल वैल्यू क्या होगी? टोटल वैल्यू क्या होगी? क्या करेंगे? ऐड करेंगे सारे,
ये ऐड करूं ऐसे जैसे प्रीवियस दोनों मेथड में हमने किया था? नहीं, गलत होगा ये। इसमें ये काम नहीं करना, इसमें हमने ये काम नहीं करना, बल्कि क्या करेंगे, इसमें काम ये करना है कि जूस हमने जो प्रोड्यूस किया, बताएं क्या इसमें ये 10 रॉ मटेरियल पहले से शामिल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। इसमें वैल्यू मजीद कितनी ऐड हुई है? न्यू एडिशन कितनी है? वैल्यू कितनी ऐड हो रही है? वैल्यू सिर्फ और 5 की ऐड हो रही है। पहले वैल्यू थी 10, मजीद यहां पे 5 वैल्यू ऐड हो गई। अब बताएं पैकिंग के बाद इसकी प्राइस, इस पैकिंग के बाद वाली प्राइस, लेकिन मुझे बताएं क्या इसमें एडिशन जो है वो 20 की हुई है? नो नो नो, इसमें यही जूस पैक किया होगा हमने। तो इसका मतलब यह है कि पैकिंग के लिए यही अब रॉ मटेरियल है। तो अब वैल्यू में जो इजाफा हो रहा है वो 20 से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 5 का इजाफा हो रहा है। नेक्स्ट स्टेज, होलसेलर के पास जाएंगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, तो 25 वैल्यू ऐड नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ 5 की वैल्यू ऐड हो रही है। इधर भी 5, इधर भी 5। आसानी के लिए मैंने सिर्फ 5 की वैल्यू ही रखी है, डिफरेंस का इसके दरमियान वो 5 का रखा है। अब बताएं टोटल जो इसमें वैल्यू ऐड हो रही है वो कितनी है? 15 + 25 + 20 + 25 ये नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, 10 जो हमने परचेज किया था पहले, या जो प्रोडक्शन थी हमारी वो, प्लस एडिशन एट ईच स्टेज। एट ईच स्टेज हर एक सेक्टर में जो वैल्यू ऐड हो रही है, इन सारों को ऐड करेंगे, इन सारों को ऐड करेंगे, तो ये जिसके बराबर होगा, ये इसकी जो टोटल वैल्यू बनेगी वो नेशनल इनकम है, वो जीडीपी की कैलकुलेशन है। अब देखें फॉर्मूला इसका आसान बहुत है, बस एक एग्जांपल से इसको समझे। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स या सर्विसेज माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट को अंडरलाइन करें और लिखें रॉ मटेरियल। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल गुड्स या सर्विसेज, intermediate की definition, intermediate goods are goods which are used as inputs to produce other goods. for example देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है कि मैंगो, आइस, शुगर और क्या था, मिल्क, टू प्रोड्यूस मैंगो जूस। ये रॉ मटेरियल है इसके लिए, और ये इस स्टेज तक फाइनल गुड है। ये 5 कैसे आया, ये 5 कैसे ऐड किया हमने, 15 - 10 = इतनी वैल्यू ऐड। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज ये रॉ मटेरियल और ये फाइनल गुड। फाइनल गुड 20 माइनस वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल 15, तो जो वैल्यू आई 5। इसी तरह हर एक स्टेज पे देखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू ऐड हो रही है एडिशनली वो 5 की एडिशन है। रॉ मटेरियल की वैल्यू 0, प्रोसेस करने के बाद इसकी वैल्यू हो गई 15। तो यहां तक पहुंचते हुए कितनी वैल्यू ऐड हो रही है, कितनी एडिशन हो रही है, वो 15 की है, वैल्यू एडेड 15। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए यही रॉ मटेरियल होगा, इसको प्रोसेस करने के बाद हमने इसको कन्वर्ट किया फाइनल गुड में, इसकी वैल्यू है 50। बताएं वैल्यू एडिशनल कितनी ऐड हो रही है, 15 + 50 या सिर्फ 50? नहीं, ना 15 + 50, ना 15 और ना ही 50, बल्कि दोनों का डिफरेंस। क्योंकि ये रॉ मटेरियल अब यहां तक कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, तो ये 15 ऑलरेडी इसके अंदर आ रहा है, तो 50 - 15 = 35। सेम इज द केस 50 अब इसके लिए रॉ मटेरियल बन जाएगा, तो 90 जब इसको प्रोसेस करेंगे तो 90 - 50 = 40, तीनों को ऐड करेंगे बराबर होगा ये है नेशनल इनकम। डिफिकल्टीज स्टेटेड, डबल काउंटिंग एक मसला, इसमें हो सकता है कि हम भी वैल्यू ऐड करें, ये भी वैल्यू ऐड हो और ये 35 भी ऐड हो। जैसे इसकी एग्जांपल सुने, इस केस में डबल काउंटिंग, जीडीपी की डेफिनेशन भी पूरी हो जाएगी इस केस में। फॉर एग्जाम्पल सर्विस टायर वालों ने टायर प्रोड्यूस किए, सर्विस टायर वाले टायर प्रोड्यूस करें, ये रहे सर्विस वालों के टायर। मैंने बताया था ना ये टैक्स से बचने के लिए अपनी इनकम छुपाते हैं। हमने इनसे
आपने कितने टायर प्रोड्यूस किए? कहते हैं सिर्फ 3 टायर प्रोड्यूस किए। इस हफ्ते हमने सिर्फ 3 टायर प्रोड्यूस किए, या अभी तक हमने सिर्फ 3 टायर प्रोड्यूस किया। हमने कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो 3 टायर्स की है। बताए जीडीपी के डेफिनेशन में क्या था? एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो हमने कहा अच्छा आपने 3 टायर प्रोड्यूस किए, तो इसका मतलब यह कि हम इसकी मार्केट वैल्यू जीडीपी में ऐड करेंगे। जब जीडीपी फाइंड कर रहे होंगे इसमें सिर्फ यही 3 टायर्स आ रहे होंगे बस। इधर से हम फ्री हो गए, हम चले गए होंडा के पास। हमने कहा सर आप बताएं आपकी प्रोडक्शन कितनी है? इसने कहा साल या इस महीने हमने 20 गाड़ियां सेल की हैं, 20 कार सोल्ड माशाल्लाह। और इधर एक गाड़ी खड़ी थी, और जब हमारी नजर पड़ी ये गाड़ी होंडा वालों की, होंडा वालों ने भी ऐसी नहीं बनाई होगी, इतनी खूबसूरत। तो ये टायर जब हमने देखे तो ये सर्विस टायर लिखा हुआ था, सर्विस टायर। ओए होए होए होए, सर्विस टायर। हमने उनसे पूछा आप टायर कहां से लेते हो? कहते सर्विस टायर वालों से। सर हमारे सारे टायर जो है वो सर्विस टायर वालों से आते हैं। हम वापस आए, हमने कहा आप तो कह रहे थे हमने सिर्फ 3 टायर बनाए। अब क्या, ये क्या है फिर? इसका एक गाड़ी में कितने टायर लगते हैं? 4, 4 × 20, 80 टायर इन्होंने छुपाए थे। ये इनकम इन्होंने छुपाई थी। इस वजह से इनकम लोग छुपाते थे, तब जरूरत पड़ी एक्सपेंडिचर मेथड की। और जब आप लोगों से खर्चे का पूछते हैं, अब लोग इतने होशियार हो गए, वो कहते हैं हम खर्चे भी नहीं बताएंगे। फिर हमने कहा ठीक है ना बताएं। एक थर्ड मेथड आउटपुट अप्रोच है, उससे हम जीडीपी को फाइंड करेंगे। अब बताएं शाबाश, ये वैल्यू ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। अब इस गाड़ी की कीमत है 75 लाख। 75 लाख इस गाड़ी की प्राइस है। और ये जो 4 टायर हैं, मैं अज्यूम करता हूं 4 टायरों की कीमत है 5 लाख। अब जब हमें पता चला कि ये टायर भी इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, तो इनकी प्रोडक्शन है, जीडीपी में इसकी कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन जीडीपी की कैलकुलेशन में ये वैल्यू आएगी, बिल्कुल आएगी। गाड़ी जो कि फिनिश गुड है, अब इसकी गाड़ी की वैल्यू कितनी ऐड होनी चाहिए? गाड़ी की वैल्यू कितनी है? 75 लाख। क्या मैं 75 लाख ही ऐड करूं, या 75 + 5 करूं, या 75 - 5 करूं? 75 - 5 करूंगा। 75 पूरी गाड़ी की वैल्यू है, माइनस इसमें से टायर की वैल्यू माइनस करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं जीडीपी की कैलकुलेशन में वो ऐड कर चुका हूं। तो इस तरह डबल काउंटिंग होती है। यूज ओनली वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। वैल्यू एडेड कितनी है बताएं शाबाश? 5 पहले थी। अब जब हमने इसको प्रोसेस किया गाड़ी के प्रोडक्शन के बाद, इसके वैल्यू 75 है, तो नेट इसमें ऐड कितना हुआ? 70। तो टोटल उतना ही आएगा, लेकिन वैल्यू कितनी ऐड हुई है? सिर्फ 70। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन एंड नॉन प्रोडक्टिव ट्रांजैक्शन तो हो गई है। तो ये 3 डिफरेंट अप्रोचेस थे जीडीपी के कैलकुलेट करने के। यहां तक हमने कर लिया जीडीपी एंड मेथड ऑफ कैलकुलेशन। बाकी मेजरमेंट बेसिस और डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद जीडीपी या नेशनल इनकम वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।